तत्र दोषम न पश्यामि सठे साठ्यम समाचरित। महाभारत में जिक्र आता है। विदुर जी कहते हैं, जो कि नीति शास्त्र के महान ज्ञाता थे, वे बताते हैं अगर मूर्ख के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब यह इसलिए कहा गया है कि किस प्रकार मूर्खों को अपने बुराई करने में, अपना नुकसान करने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मूर्ख है। तो इसलिए उनके साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए और उनको नज़र पर रखना चाहिए, क्योंकि वे मूर्ख हैं। जिस टहनी पर खड़े हैं उसी टहनी को काट रहे हैं। यह बात तब आती है कि जब भारत में आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, खिलाफत आंदोलन अचानक भारत में आ गया। नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन अलग चीज़ थी, खिलाफत आंदोलन अलग चीज़ थी। दो इतिहास के जानकार हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं आज़ादी की लड़ाई में। गांधी जी ने इसका नेतृत्व क्या किया था? किसका? खिलाफत आंदोलन का। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन खलीफा से बना हुआ खिलाफत है। खलीफा क्या होता है? खलीफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, मतलब मोहम्मद साहब, इस्लाम के प्रवर्तक, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा जो धार्मिक बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, उनका वह बहुत अच्छा जानकार होता है और उसके फतवे भी तुरंत लागू होते हैं, क्योंकि यह समझ कर कि भाई जैसे हमारे शंकराचार्य इत्यादि हैं, तो उनके धर्म में उस हिसाब से उनकी वैल्यू है, तो उसको एकदम जो है मान लिया जाता है। एक खलीफा था तुर्की का, जिसने जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, मैंने एक वीडियो में बताया भी इस चीज़ में, कि उसने फतवा जारी कर दिया था कि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में नहीं चलेगी, हराम है, और इसको जो है कोई भी मुस्लिम प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ या प्रिंटिंग प्रेस को नहीं लगाए, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। जिसके चलते हुए जो इस्लाम के जो देश हैं, 56 सदाम देश, आज बहुत पीछे हैं और पश्चिमी यूरोप आगे है, रशिया आगे है, अमेरिका आगे है, सारे आगे हैं। यही देश आज पीछे है। तुर्की थोड़ा आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ पर उस समय पूरा तुर्की खलीफा के अंडर में नहीं था। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं, अंग्रेजों का राज आता है, सूर्यास्त नहीं होता जिनके राज्य में। उस समय वहाँ पर खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा था और अब्दुल हमीद खलीफा का भी बोलबाला बताते हैं। 1919 से लेकर के 1922 के बीच की ये बात है। अंग्रेजों ने क्या किया कि तुर्की के दो टुकड़े कर दिया, विभाजन कर दिया, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, उसी तरह वो अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और वहाँ पर हिजाब पर और टोपी पर बैन लगा दिया, कोई नियम बना दिए, जिसको कि खलीफा के लिए जो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को कहा कि इनके साथ कोई कोऑपरेट ना करे, अगर हो सकते तो जहाँ इनके इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर इनके मतलब है, इनको बर्बाद करें। यह खलीफा का फतवा था, पर लेकिन इस फतवा पर अमल करने वाला कोई भी मुस्लिम देश नहीं था, न कोई मुस्लिम समाज था उस समय। क्या होता है कि इस बात को अमल करने के लिए भारत के कुछ कट्टरपंथी, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान बनाया, वे आगे आए। उन्होंने नेहरू जी को, गांधी जी को इस पर जो है कॉन्विंस किया और खिलाफत आंदोलन भारत में चला। दुनिया में कहीं नहीं चल रहा था, ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था। किसके लिए लड़ रहे थे खिलाफत आंदोलन? आज़ादी की लड़ाई नहीं थी ये खलीफा के अस्तित्व की लड़ाई थी, इस्लाम की अस्तित्व की लड़ाई थी। वो रास्ता भटक गए थे गांधी जी भी, कि हमने तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, पर लेकिन हम
असहयोग आंदोलन करो, बात अलग है, पर लेकिन ये खिलाफत का क्या चक्कर है तुर्की के लिए? इतने दूर भारत कहाँ तुर्की, और खिलाफत आंदोलन चल रहा है भारत में। तो यह सब तुष्टीकरण का भी उस समय 100 साल से पहले तुष्टीकरण शुरू हो गया था, और यह सामने आप इतिहास में दर्ज है, ये बातें, कोई बातें छुपी नहीं है। क्या होता है कि 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का जब विभाजन किया, हिजाब टोपी पर प्रतिबंध लगाया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा खलीफा को भी अच्छा नहीं लगा, तो उनके दो शिष्य थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि वहाँ भी आंदोलन शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन कहाँ पे? तुर्की में, लेकिन उसको जल्दी से दबा दिया गया। भारत में यह चलता रहा। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? गांधी जी और उनके शिष्य जो पाकिस्तान को जिन्होंने बाद में हवा दी, वो खिलाफत चला। तो एक खिलाफत आंदोलन के खिलाफ पढ़े लिखे भी थे कांग्रेस में, पर लेकिन चुप रहते थे, डिक्टेटरशिप पार्टी में थी। एक जो है बेखौफ आदमी बाहर निकला, उनका नाम था डॉक्टर बलराम हेडगेवार, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार एक नेता थे कांग्रेस के। ये बाहर निकले, उन्होंने बोला भाई ये गलत है। उन्होंने, जब नेहरू जी ने, गांधी जी ने बात नहीं सुनी, तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस से रिजाइन कर दिया, छोड़ दी कांग्रेस। अब क्या होता है कि यह देखा गया, जब हिंदुओं ने भी देखा कि भाई ये लड़ाई तो हम जो है इस्लाम की लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो है आज़ादी की नहीं है, तो एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस से भी टूट करके डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार साहब के पक्ष में बोलने लग गया। अब क्या होता है कि ये सोच गजवाए हिंद वाली थी, ये दोबारा जो है मुगल साम्राज्य को स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन गांधी जी इस बात को या तो नहीं समझे, और समझ गए तो उन्होंने सरेआम हेगडेवार साहब को उनकी बात सुनी ही नहीं गई, ना नेहरू जी ने सुनी, ना गांधी जी ने सुनी। क्या हुआ कि 1922 में जिस तरह से दुनिया भर के देशों ने इस आंदोलन को ज़्यादा चारा नहीं डाला, 1900 यहाँ पर के मुस्लिम कंट्री ने इसको जो है बिल्कुल सरेआम खारिज कर दिया फतवे को, और वो किनारे हो गए, सिर्फ भारत में चला था। 1922 में ये दम तोड़ गया आंदोलन। अब क्या होता है कि इसका जो कट्टरपंथी जो समर्थक थे, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया, 1923 में इन्होंने मालाबार केरल में दंगे करवा दिए। अब क्यों करवाए? क्योंकि ये समझ गए थे कि एक बहुत बड़ा तबका हिंदुओं का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हो गया है। ये समझ गए कि हमारा मेन मुद्दा क्या है। अब जब गांधी जी को भी गुस्सा आया कि ये जो मैंने आंदोलन नेतृत्व कर रहा था, इसको जो है इन्होंने अलग कर दिया बाबूजी को। तो जब 1923 में दंगे हुए बालावार में, तो उसमें क्या हुआ कि कई बच्चे मारे गए, औरतों की असमत लूटी गई, घर जलाए गए। पहले से तैयारी थी, क्योंकि साथ नहीं दिया था, तो उन्होंने 6 महीने पहले तैयारी कर दी थी, हथियार रख दिए थे कट्टरपंथियों ने, और मारकाट मचा दी वहाँ पे। जब गांधी जी गए तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने को हिंदू बोलने में शर्म आ रही, इतिहास में दर्ज है, नोट कर लीजिए, हमें अपने को हिंदू बोलने में शर्म आ रही है। और वो पुरुष कहाँ थे जो अपनी औरतों को नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, सारा मलबा डाल दिया हिंदुओं के ऊपर। अब हिंदू मुसलमान तो तब से शुरू हो गया, आज से 100 साल पहले तुष्टीकरण के बाद। यह इतिहास में दर्ज है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप पढ़ सकते हो। इसको 1925 में इस चीज़ को देख करके 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार साहब ने कुछ हिंदुओं को मिलकर के, कुछ संस्थाओं को जोड़ करके, कांग्रेस से भी टूटे लोगों ने, सब मिला करके उन लोगों ने आरएसएस की स्थापना कर दी। और आरएसएस की स्थापना हुई तो बहुत सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए। एक पॉजिटिव एस्टेब्लिशमेंट वाला इंस्टीट्यूट बना था ये,
और बहुत अच्छे काम इन्होंने शुरू कर दिए। इनकी इज्जत बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। 1925 के इस्टेब्लिशमेंट के बाद क्या होता है कि ठीक 20 साल बाद, 22 साल बाद 1947 में भारत का विभाजन होता है। तो इसमें भी इनकी योग्यता देखी गई कि इन्होंने 35,000 से अधिक कैंप दुनिया भर में, जो इतिहास में दर्ज है, 35,000 से अधिक कैंप लगाए थे, भारत में भी पाकिस्तान में भी। इन्होंने भेदभाव नहीं किया था, ये मुसलमान है या हिंदू है, सबकी मदद की थी। सिर्फ अकेले हिंदुओं के लिए नहीं लगाया था, ये भी इतिहास में दर्ज है, आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें ये आप ये नहीं सोचना कि मैं जो है आरएसएस वाला हूँ, मैं समीक्षक हूँ, सिर्फ इस चीज़ को लेकर चलना। और जो सच्चाई है, इतिहास को सच होना चाहिए ताकि दुनिया को सही बात मैसेज चले। पाकिस्तान का जैसा इतिहास नहीं कि वहाँ का सारा इतिहास उल्टा पढ़ाया जाता है, जिस कारण पाकिस्तान आज जो है इस हालत में है। अब भारत में क्या होता है कि 1914 के बाद, सॉरी 2014 मतलब 2014 के बाद ये सारी बातें आगे आनी शुरू हुई हैं। इन पर प्रतिबद्ध था, इन बातों को बाहर दबा के रखना। अब मैं भी बोल रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज थी, लोग नहीं बोलते थे क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों का बोलबाला था, उनकी बात मानी जाती थी, उनको रिवार्ड अवार्ड, जिसलिए तो गैंग वापसी, ये सारा वो इसलिए किया उन्होंने कि भाई अब तो हमारा इतिहास पकड़ा जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। ये वामपंथी कट्टरपंथी मिल करके इन्होंने इतिहास रचा था। आपको पता है ना, जो पहला भारत का शिक्षा मंत्री था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्फ फिरोज उर्फ मोहिद्दीन, पता नहीं कितने नाम थे उनके, बहुरूपिया, भारत का नहीं था वो, विदेशी था, इतिहास में दर्ज है। अब वो भारत की शिक्षा नीति बनाई उन्होंने शुरुआत में। तो कैसी शिक्षा नीति होगी आप सोच सकते हो, जिनका की जो हिसाब किताब खलीफा आंदोलन से जिनका कनेक्शन रहा है, उन्होंने कैसी शिक्षा नीति बनाई होगी आप समझ सकते हो। तथा कथित सेकुलरवादी इसलिए बोलते हैं, तुष्टीकरण इत्यादि, तभी से जन्म लेना शुरू हो गया था। अब क्या होता है कि आरएसएस की बात आ रही, तो आरएसएस ने जैसे कि 1947 में 35,000 कैंप लगाए थे, अधिक कैंप लगाए थे बिना भेदभाव के। गोवा की आज़ादी 1955 में उनका योगदान रहा। अब गोवा की आज़ादी में क्या होता है कि उन्होंने पूरा साथ दिया देश की सेना का। आज़ादी के समय जो चीज़ें पता नहीं थी, सेना को आसान कराई, क्योंकि गोवा में भी तो भारत के लिए, आज़ादी के लिए गोवा ने भी झंडे खड़े कर दिए थे कि हमें भी भारत में मिलना, हमें एक गुलामी पसंद नहीं है। क्या होता है कि 1965 में, हाँ 1962 में भारत चीन की लड़ाई होती है। उस समय भी आरएसएस ने रसद पहुंचाई, सड़कों की देखभाल की, जो कैंप, जो स्टोर वगैरह थे उनकी चौकीदारी करना, एमिनेशन डिपोज की चौकीदारी करना, जितना भी रिसोर्सेस थे उन्होंने साथ दिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सेना का साथ दिया, राष्ट्र का साथ दिया। 1965 में क्या होता है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर, जब भारत पाक युद्ध में श्रीनगर हवाई अड्डे पर आरएसएस वालों ने बर्फ़ हटाई, बर्फ़ इसलिए हटानी पड़ी हवाई अड्डे पर ताकि जो जहाज़ बैठे हैं और उड़े, तो बर्फ़ में तो उड़ नहीं सकते हैं, एयर क्रैश होने का डर रहता। तो ये सब चीज़ देखते हुए उन्होंने यह काम किया कि भाई चलो हम भी साथ देते हैं, क्योंकि फौजी तो लड़ रहे हैं बॉर्डर में। ये बर्फ़ साफ करने के लिए जो सेना की जो रसद सामग्री इत्यादि आती है जहाज़ों से, उसके लिए जो आसान करने के लिए उन्होंने इतना जितना उनसे हो सकता उन्होंने किया। ये भी एक राष्ट्रवादी सोच थी। आज उनको बोलते भाई आपने कहाँ झंडा फहराया, ये फहराया, तिरंगा झंडा फहराया, 50 बातें होती है। लेकिन 1962 के बाद जो है, 1962 से पहले 1954 में दादर नगर हवेली में इन्होंने तिरंगा फहराया था। इतिहास में दर्ज है ये बात। इतिहास बहुत कुछ है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, नेहरू जी खुद आरएसएस की इज्जत करते थे, उन्होंने इनको परेड में बुलाया, राष्ट्रवादी का, इंदिरा गांधी ने इनके पक्ष में बोला। तो आज जो है अगर हम उनको भला बुरा कहते हैं, और ये बात हुई 1975 में,
जब जो है आरएसएस को बैन किया गया राजनीतिक कारणों से। जबकि 1971 में उड़ीसा के चक्रपात में भारत पाकिस्तान लड़ाई में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा आरएसएस का, वो किसी से छुपा नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा 1984 के दंगे हुए दिल्ली में, उस समय भी उनका योगदान रहा। 1984 में ही जो है ये भोपाल का गैस त्रासदी हुई, इसमें उनका योगदान रहा। 1999 में कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कैंप लाए गए, ब्लड डोनेशन इत्यादि, राशन पहुंचाना। खुद मैं विटनेस हूँ कि हमें जो जब यहाँ हम दिल्ली से जा रहे थे आगे कारगिल के युद्ध के लिए, आगे अग्रिम पोस्टों पर, तो रास्ते में हमें बहुत सारे आरएसएस के लोग मिले जिन्होंने खाना वगैरह, जो नाश्ता वगैरह जो भी उनके साथ था, सपोर्ट वगैरह, मॉरल सपोर्ट, वो सारा उन्होंने किया, पूरा साथ देते थे। कोई गाड़ी फंस जाती थी उसको ठीक करने में मदद करने आते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं आरएसएस ने राष्ट्र के लिए। 1999 की बात दिया हो या 2001 की बात हो, जब गुजरात में भूकंप आया था, 2004 में बहुत बुरी सुनामी आई थी, भारत के जो समुद्र तट वाले राज्य हैं उनमें बहुत त्रासदी हुई थी। उसके अलावा श्रीलंका में भी हुआ था ऐसा बहुत बुरा हाल। जो देश है वहाँ पर भी आरएसएस ने अपने योगदान दिए, किसी से छुपा नहीं है। 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई उसमें कैंप लगा, आरएसएस वाले सबसे आगे थे, कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो अब ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज होती हैं। 2019 को देख लीजिए, अभी 2-3 साल ही हुए, कोविड महामारी में उन्होंने जगह जगह भंडारे लगाए, कैंप लगाए, अपनी जान की परवाह किए, वो जगह जगह घूमते रहे, राशन पहुंचाया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। कौन सी संस्था क्या कर रही, कोई बम थोड़ी फोड़ रही हो पीएफआई की तरह या दूसरे की तरह। तो जो अच्छा है वो उसको अच्छा बोलो, हिम्मत होनी चाहिए अच्छा बोलने की। यहाँ तक कि आरएसएस में आज की तारीख में भी इनके सदस्य जो है हिंदू नहीं है, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख जैन बहुत, तो वो तो पहले से ही हैं, आर्य समाजी तो पहले से ही हैं। पर लेकिन इसके अलावा जिनको राष्ट्रवादी सोच वाले जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। 40 देश से अधिक, 40 देशों से अधिक आज आरएसएस की अपनी शाख है, उनके अपने कैंप हैं। चाहे यूक्रेन की लड़ाई में भी अच्छा काम कर रहे हैं आरएसएस वाले, यूक्रेन के अंदर कैंप लगा रहे हैं। अब जब यूक्रेन का नाम ही आ गया तो आप देख लो, चाहे रूस हमारा मित्र देश है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है। रूस ने क्या किया था 2014 में, क्रीमिया से कुछ मुसलमानों की धुनाई करके उनको भेज दिया, कहाँ, भगा दिया वहाँ से। जैसे कि म्यांमार से रोहिंग्याओं की पिटाई हुई, उनको भगा दिया, कुछ भारत में, कुछ बांग्लादेश में, कुछ श्रीलंका में, कुछ कहीं फैले हुए हैं। अब ये जो OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन वाला, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का कुछ एक ग्रुप है, कट्टरपंथी बोलता हूँ मैं उनको, वो उनको क्यों नहीं लेते भाई, रोहिंग्याओं को? या जो क्रीमिया जो मुस्लिम हैं, जो उन्होंने क्यों लिया, यूक्रेन ने क्यों लिया उनको? ये सारी चीज़ सोचने वाली है। अब आज क्या हो गया कि उस लड़ाई में जो क्रीमिया से मुसलमान आए थे, इनकी जो है यूक्रेन में 5 लाख से अधिक, मतलब 6 लाख के करीब जो है मुसलमान हैं, जिसमें से कि 10,000 तक करीबन हिंदू भी है। अब वहाँ पर जो तातर मुसलमान आए थे क्रीमिया से, रशिया का, मतलब रशिया ने जो वहाँ पर घुस करके अपना इलाका लिया, जो भी किया, इनको भगाया वहाँ से, तो ये आ गए यूक्रेन में, और यूक्रेन में इनको सेना में भी ले लिया। उसके अलावा इनको नागरिकता भी दे दी, सारा इनकी इज्जत की वहाँ पे। पर लेकिन आज उल्टा हो गया है, इन्होंने रूस के खिलाफ ही, यूक्रेन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, और ये रूस से मिल गए। जिस रूस ने इनकी धुनाई की, वापस भेजा। मतलब इनके खून में, जो ये कट्टरपंथी है, शायद इनके खून में गद्दारी लिखी हुई है, आज से नहीं, बहुत पहले से। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मतलब एक दूसरे को मार काट करना, धोखा देना, ये सिस्टम है। तो इस चीज़ को, ये सारे पर लागू नहीं होता है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, मॉडरेट भी हैं,
पर लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो, क्या कर सकते हैं, वो अलतकिया ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतिहास में दर्ज है। सठे साठम समाचरित मैंने आपको बताया था, मूर्ख के साथ मूर्ख वाला व्यवहार करना चाहिए। रूस ने किया, वो समझ गया रूस कि ये मूर्ख हैं, इनको उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए आज रूस के काम दे रहे हैं। एक इस चीज़ को यूक्रेन नहीं समझ पाया और भारत भी नहीं समझ पाया। खिलाफत आंदोलन को भारत के जो शीर्ष नेतृत्व गांधी जी, नेहरू जी, खिलाफत आंदोलन को नहीं समझ पाए, चाहे उनका एम जो भी रहा हो। पर लेकिन खिलाफत आंदोलन का मुख्य मुद्दा था खलीफा को बचाना, दुनिया भर में इस्लाम को फैलाना, गजवा हिंद की सोच को आगे बढ़ाना। उसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। और उसके बाद मलबार में जो दंगे हुए, किस प्रकार से मलबा हिंदुओं के ऊपर फेंका गया, जिनकी अच्छी तरह से पिटाई हुई, जिनके पर जो है हिंसक आक्रमण हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, सटे साटम समाचार है, मूर्ख के साथ मूर्खता वाला व्यवहार। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, मूर्ख देश है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास में मैंने बताया, खिलाफत आंदोलन में जितने भी ये कट्टरपंथी थे, उनका ही काम है, पाकिस्तान बनाने में भी उनका ही हाथ रहा है। तो ये आज जो एक कांटा जैसा पाकिस्तान एशिया में लगा हुआ है, इसके चलते हुए यहाँ पर कई लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, सिख है, वहाँ का मारे जा रहे हैं। वे मुस्लिम देश कहाँ थे जब यहाँ पर बाढ़ आई थी पाकिस्तान में? कितने गए, कुछ पैसे दिए उसको भी पाकिस्तान के जो नेता थे, खा गए उसको भी। बाढ़ में डूबा हुआ चीन इनको क्यों छोड़ गया? अगर बीगर मुसलमानों पर इनकी जो हमदर्दी क्यों नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉरपोरेशन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कुछ कट्टरपंथियों का समूह है, वो तो बड़ा चिल्ला रहा है कश्मीर के। आप बताइए ना, चाइना में क्या हो रहा है? भारत पूछ रहा है, भारत के लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया से भी पूछ रहे हैं। इनको ट्रोल किया हुआ आज ओआईसी को पूरी दुनिया ने। भैया तुम बीगर मुसलमानों पर भी बोलो ना कुछ, क्यों चुप हो? या तुम जो है पाकिस्तान जब डूब रहा था उन पर क्यों नहीं बोलते? रोहिंग्याओं को क्यों अपने देशों में तुम नहीं बसाते हो? ये सारी चीज़ें, ये मूर्ख हैं। मूर्खों के साथ मूर्ख जैसा अगर व्यवहार होता है तो यह कोई बुरा नहीं है। यह महाराज जो है विदुर जी थे, नीति के विशेषज्ञ, वो बता चुके हैं। भारत को चाहिए कि ऐसे मूर्ख जमातों पर जो है उसी तरह से व्यवहार किया जाए जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी मामले हो, चाहे बाहरी मामले हो, चाहे पाकिस्तान जैसा मुद्दा हो, या कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में पनप रहे हो, या भारत के अंदर आतंकवाद को जिस तरह से सह दी जा रही हो। चीन के इशारे पर जो काम कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं, पड़ोसियों को बर्बाद कर रहे हैं। आप उन मूर्खों के साथ अगर इस तरह से व्यवहार करोगे जैसे कि यूक्रेन ने किया, उनको शरण दी, और आज वो यूक्रेन के खिलाफ हैं, गद्दारी कर चुके हो, और उन्होंने अच्छा खासा जो है ड्रामा वहाँ पर कर दिया है। और वहाँ पर तकरीबन 1 लाख के करीब की में जो है मुसलमान हैं, जिनमें से कि बताते हैं कि मुश्किल से अभी 1000-2000 मुसलमान बचे वहाँ पर की में, और बाकी सब भाग गए पड़ोसी देशों में, या ये कुछ यूरोप में घुस गए और कुछ घुस गए मुस्लिम कंट्री में। बाद में आएंगे जब शांति हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ है, भारत को भी देखना पड़ेगा, भारत के शीर्ष नेतृत्व को देखना पड़ेगा। यह नहीं है कि आपने छोड़ दिया कुछ अधिकारियों के सिर पर, तो उनके पास तो सीमित अधिकार होते हैं ना, तो उसी हिसाब से चलेंगे वो। अधिकार उनका कुछ बात हो गई तो उनकी नौकरी जाएगी, तो वो भी डरते हैं का हाथ डालने में, पता तो उनको भी है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिक सोचना पड़ेगा। दिल्ली में जिस तरह से दौर चल रहा है आजकल, गंगा जी में जो है, जमुना जी में डुबकी लग रही है, भैंस के साथ इंसान लगा रहा, उस पानी को ले जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी लोगों को जिन्होंने बोला कि हम गंगा जी को बिल्कुल, जमुना जी को साफ कर देंगे। आज जमुना जी में क्या हाल उन्होंने कर रखे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है। इस तरह के जो तथाकथित सेकुलर प्रजाति के तत्व हैं,
उनसे भी होशियार रहना पड़ेगा, मूर्खों से भी होशियार रहना पड़ेगा। ऐसी नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा जो कि घर में बैठे आस्तीन के सांपों को भी कंट्रोल कर ले और बाहर के जो दुश्मन है जिनकी हमेशा नज़र रहती है उनको भी कंट्रोल कर ले। ये नीतियों को भारत के जनप्रतिनिधियों को समझना पड़ेगा। अपनी कुर्सी के चक्कर में रहोगे तुम तो बर्बाद नहीं होंगे, पर लेकिन यहाँ के नागरिक जरूर बर्बाद होंगे, क्योंकि तुमने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है, तुम विदेश में भी भाग जाओगे। यहाँ का जो नागरिक है, यहाँ का जो आम इंसान है, गरीब है, वो मारा जाएगा, जो कि तुम्हारी बातों में आकर के तुमको वोट दे के वहाँ तक पहुँचाया है। तो मूर्ख बनाना बंद करो, भारत जाग रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।